दोस्तों, हमारा भारत जो प्राचीन काल से ही धन और संपदा से परिपूर्ण था, जहां न केवल पीला सोना बल्कि हरे सोने की भी बहुल्यता थी। हरे सोने से हमारा मतलब कच्चे माल और फसलों से भरे खेतों से है। इसी सोने की चकाचौंध से प्रभावित होकर भारत के बाहर के कई देश भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिशों में अक्सर लगे रहते थे, जिनमें उनको कामयाबी भी मिल जाती थी। अपना भारतीय इतिहास उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि प्राचीन काल से ही हमारे भारत पर कई विदेशी शक्तियों ने राज किया। फिर चाहे वो अफगानिस्तान के गौरी वंशज हों या फिर उज्बेकिस्तान से आए मुगल या उनके बाद आए फ्रांसीसी, डच और इंग्लैंड के अंग्रेज, सभी ने हमारे भारत पर एक लंबे समय तक शासन किया था। इन शासकों ने भारतीय जनता को तरह तरह से सताया, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। अंग्रेजों द्वारा भारत की जनता को अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, जिस वजह से भारतीयों की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति और 1947 के आजादी संघर्ष के रूप में ये ज्वाला प्रज्वलित हुई, जिसने अंग्रेजों को भारत से बाहर का रास्ता दिखाया और अपने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करवाया। 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद आज हमारा भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है और हम आज भारत जैसे गणतंत्र के निवासी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में हमेशा से मौजूद नहीं थे, बल्कि इनका आगमन मुगल काल के दौरान गुजरात के सूरत बंदरगाह से व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ था। ये अंग्रेज अपने देश इंग्लैंड से मीलों दूर भारत में केवल व्यापार के इरादे से आए थे और यहाँ की धन संपदा देखकर इनका यहाँ इस देश के केंद्र दिल्ली पर राज्य स्थापित करने का विचार बन गया। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अगर मुगल शासक चाहते तो अंग्रेज किसी भी तरह भारत में अपने पैर नहीं जमा सकते थे, क्योंकि उस समय भारत पर मुगलों का एक आधिपत्य मौजूद था और साथ ही साथ यहाँ वीर मराठा जाति भी मौजूद थी, जिनके होते हुए अंग्रेजों का भारत में घुस पाना मुश्किल था। लेकिन अंग्रेजों द्वारा भारत में धीरे धीरे अपने पैर पसार लिए गए और उन्होंने मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अंग्रेज जो हमारे भारत में मेहमान बनकर आए थे, उन्होंने 200 वर्ष से भारत पर कायम मुगल शासन को कैसे समाप्त कर दिया। दोस्तों, आज हम आपको इसी सवाल का जवाब अपनी इस वीडियो में देने जा रहे हैं कि अंग्रेज आखिर भारत कैसे आए थे। वो समय था 16वीं शताब्दी का, जिस समय हमारा भारत खाद्यान्न में इतना संपन्न देश था कि संपूर्ण विश्व में उगने वाले खाद्यान्न का लगभग 1/4 हिस्सा हमारे भारत में ही उगता था, जिस वजह से हमारे भारत को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत पर मुगल सम्राट जलालुद्दीन अकबर का शासन था। यह सम्राट अकबर के शासनकाल का वो दौर था जिस समय सम्राट अकबर दुनिया के सबसे अमीर शासकों में गिने जा रहे थे। लेकिन इसके उलट इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ा होने की वजह से आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। वैश्विक स्तर पर इंग्लैंड केवल 3 या 4% ही उत्पादन कर पा रहा था, जबकि इसके दूसरी तरफ स्पेन और पुर्तगाल इंग्लैंड के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में थे और अपने उपनिवेशों की संख्या भी बढ़ा रहे थे। इंग्लैंड की स्थिति इतनी खराब थी कि इंग्लैंड के नाविक लुटेरे पुर्तगाल के जहाजों को लूटकर अपना काम चलाते थे, क्योंकि इंग्लैंड में लूटने लायक कुछ बचा ही नहीं था। इसी समय इंग्लैंड के एक नागरिक को अपनी समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अकूत धन संपदा के बारे में जानकारी मिली और ये जानकारी बहुत ही जल्द इंग्लैंड की महारानी तक पहुंचा दी गई। इसी के बाद सन 1600 में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी की स्थापना 200 व्यापारियों द्वारा मिलकर करी गई, जिन्होंने भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने की नीति से महारानी को अवगत कराया। इसके बाद इंग्लैंड की महारानी भी इस कंपनी को सपोर्ट देने के लिए तैयार हो गई और इस कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए एक चार्टर लेटर प्राप्त हो गया। इन कुछ सालों में भारत की दिल्ली सल्तनत में भी कुछ बदलाव आए। अकबर की मृत्यु के बाद अकबर के बेटे जहांगीर ने दिल्ली का तख्त संभाल लिया। समय था 1608 का, जब अंग्रेज गवर्नर विलियम हॉकिंस कुछ व्यापारिक जहाजों के साथ गुजरात के सूरत बंदरगाह पर पहुंचे थे और कई कीमती उपहारों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत से व्यापार करने का उद्देश्य लेकर दिल्ली के मुगल शासक जहांगीर के समक्ष उपस्थित हुए। पहली बार में तो मुगल शासक जहांगीर द्वारा अंग्रेजों के व्यापारिक प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा हर बार अलग अलग लाभकारी नीतियों को जोड़ते हुए
अंत में मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली गई। इसके साथ ही अंग्रेजों द्वारा पटना, चेन्नई, मुंबई और सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई गई और यहां से व्यापार करना शुरू किया गया। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर और अंग्रेजों का रवैया भारतीयों के साथ काफी पोलाइट था। उन्होंने भारतीयों को इन कंपनियों में नौकरियां देने के साथ साथ अच्छी खासी सैलरी भी प्रदान करी, जिससे अधिकतर भारतीय इस कंपनी के फेवर में हो गए। उधर अंग्रेजों का भारत में व्यापार बढ़ने लगा था। भारत से होने वाले फायदों को देखते हुए अंग्रेजों द्वारा भारत की सत्ता पर भी अधिकार करने की योजना बनने लगी और अपने पैर जमाने के दौरान ही अंग्रेजों द्वारा मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ जंग शुरू कर दी गई। यह समय था 1686 का, जब अंग्रेजों और मुगलों की पहली जंग हुई, जिसमें अंग्रेजों को करारी हार झेलनी पड़ी और इससे उन्हें समझ में आ गया कि मुगल सत्ता को जंग के बलबूते पर हराया नहीं जा सकता था। अब अंग्रेजों द्वारा जिस नीति को अपनाया गया, फूट डालो और शासन करो वाली नीति, उधर मुगलों द्वारा अंग्रेजों की इस गलती को माफ करने के साथ ही भारत में अपने व्यापार को दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी गई, जो मुगलों की शायद दूसरी बड़ी गलती थी। साल 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे ही आपस में ही गद्दी पाने के लिए लड़ने लगे, जिसका अंग्रेजों द्वारा भरपूर फायदा उठाया गया। इस आपसी लड़ाई के चलते कुछ अनुभवहीन उत्तराधिकारी मुगल सत्ता पर स्थापित हो गए, जिन्हें शायद सत्ता संभालने या शासन करने का भी कोई तजुर्बा नहीं था। उनके द्वारा बनाए गए छोटे मोटे कई तरह के नियमों को वो खुद ही बनाते और कुछ समय बाद खुद ही खत्म कर देते। इसके साथ ही सन 1707 में एक मुगल बादशाह द्वारा यह फरमान जारी किया गया कि अब अंग्रेज एक सालाना रकम भरकर भारत में बिना लगान या फिर कर के अनलिमिटेड व्यापार कर सकते हैं। इस फरमान के लागू होने से अंग्रेजों को भारत में अनलिमिटेड व्यापार करने की इजाजत के साथ साथ बहुत ही कम धनराशि मुगलों को कर के रूप में देने की सहूलियत मिल गई। इसी समय हुए एक पर्शियन आक्रमण ने मुगल सत्ता को हिलाकर रख दिया। इस आक्रमण में मुगल पूरी तरह से हारने वाले ही थे। तब मुगल बादशाह द्वारा उस समय के 2 करोड़ रुपए और साथ में बहुत से हीरे जवाहरात उपहार देकर अपनी गद्दी को बचाया गया। इसके बाद मुगल राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका था। इधर अंग्रेज भारत पर अपना कब्जा करने के लिए तरह तरह की कूटनीतिक चालें चल रहे थे। इन्हीं चालों के दौरान उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से प्लासी का युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने सिराजुद्दौला के सेनापति को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार गया और बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसके बाद सन 1764 में अंग्रेजों द्वारा बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बंगाल के नवाब, मुगल शासक और अवध के नवाब, इन तीनों ही शासकों को हराकर अंग्रेजों ने दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। अब अंग्रेजों द्वारा निजाम और मराठों को भी आपस में लड़वाया गया और उनकी अकेली पड़ गई सेनाओं को हराकर उनके क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया गया। इस तरह 18वीं शताब्दी आते आते अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को अपने पंजे में जकड़ लिया। जब अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक वस्तुओं पर मनमर्जी के टैक्स लगाकर भारत को खूब लूटा और भारत में खुद को जमाए रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारत के कुछ लोगों को अपनी ओर हमेशा से मिलाए रखा गया, जिनमें से कुछ बड़े जमींदार और राजघराने के लोग थे, जिससे अंग्रेजों को आगे आने वाले टाइम में फायदा मिलने वाला था। इसके साथ ही अंग्रेजों ने कुछ सही कार्य भी किए थे, जैसे पुरानी प्रथाओं का अंत, नई शिक्षा पद्धति, रेलवे ट्रैक का बनाना। हालांकि ये सारे काम अंग्रेज अपने फायदे के लिए करते थे। रोड का निर्माण आदि ऐसे कार्य थे जिससे समाज सुधारकों का एक वर्ग भी अंग्रेजों के साथ खड़ा हो गया था। इन्हीं लोगों की मदद से अंग्रेजों द्वारा सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को बड़ी आसानी से कुचल दिया गया। भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने के साथ ही अंग्रेजों द्वारा मुगल शासकों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को रंगून में कैद कर दिया गया और उनके पूरे खानदान को मौत के घाट उतारकर मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया गया, जिसके साथ ही भारत में अंग्रेजों के शासन का काल अध्याय भी शुरू हो चुका था, जिसकी काली स्याही आज भी भारत के इतिहास के पन्नों पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी अंग्रेजों के भारत आगमन के समय की दास्तान। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा अंग्रेजों के आगमन की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।